1 पर प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड। यहां पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड। यहां पर सिर्फ प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड। अब नीचे आते हैं, यहां पर आए 2 पर, 2 पर प्रेशर कितना होगा, तो 2 पर प्रेशर होगा हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस फ्लूइड मैकेनिक्स के सीरीज ऑफ लेक्चर के इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेशर के ऊपर। तो ये पूरा लेक्चर प्रेशर के ऊपर ही डिस्कस होगा। प्रेशर के हर एक चीज को हम लोग समझने वाले हैं इस लेक्चर में। और इससे प्रीवियसली हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है और उसमें कौन कौन से बेसिक टर्म्स जो यूज में आने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में या इस पूरे चैप्टर में, उन सब चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख लीजिए। और बात करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए, शुरू करते हैं। और सबसे पहले समझेंगे हम लोग प्रेशर को। प्रेशर के बारे में इस पूरे लेक्चर में प्रेशर पे ही डिस्कशन होगा और क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे अलग अलग तरह का कि प्रेशर बेसिकली है तो क्या है। देखिए, जब आप प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो अगर आप अपने नॉलेज को थोड़ा रिकॉल करें और थोड़ा पीछे जाएं फ्लैशबैक में, तो आपने प्रेशर पढ़ा होगा क्लास 9th में। और क्लास 9th में जो आपने प्रेशर पढ़ा था उसका डेफिनेशन एक्चुअली में था क्या, तो प्रेशर, उस प्रेशर का डेफिनेशन था, प्रेशर इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, ठीक है। ये रेशियो है किसका, फोर्स और एरिया का, मतलब कि फोर्स बाई एरिया कहलाता है प्रेशर। अच्छा, इसको कुछ देर के लिए इसको यहीं पर होल्ड में डालते हैं और एक चीज और समझते हैं जो सिंपल है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 ब्रांच है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 ब्रांच, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 ब्रांच है। एक कहलाता है स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड, और दूसरा कहलाएगा डायनेमिक फ्लूइड, ठीक है। दूसरा कहलाएगा डायनेमिक फ्लूइड। बात समझ में आ रही है, क्या कहलाएगा स्टैटिक फ्लूइड, दूसरा क्या कहलाएगा डायनेमिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड में क्या होगा, तो स्टडी ऑफ फ्लूइड, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट स्टेट। रेस्ट स्टेट कहने का मतलब क्या है, ठीक है। स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन रेस्ट स्टेट कहने का मतलब क्या है, तो रेस्ट स्टेट कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक बकेट है, एक बाल्टी है, और इस बाल्टी में, ये बाल्टी और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड जो है इसमें भरा हुआ है, तो ये लिक्विड पूरा भरा हुआ है इसमें, और बाल्टी रुका हुआ, बाल्टी रखी हुई है, बस पूरा लिक्विड इसमें भरा हुआ है। तो इस अवस्था में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा, स्टैटिक फ्लूइड। और अगर डायनेमिक फ्लूइड क्या होगा, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विथ कॉज के साथ। मतलब क्या है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है। मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है, और इस पाइप में से पानी ऐसे फ्लो होकर निकल रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, ऐसे पानी निकल रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएगा, इस अवस्था में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो कहलाएगा डायनेमिक फ्लूइड्स। तो फ्लूइड का 2 ब्रांच है, स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड।
अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सब का सब स्टैटिक फ्लूइड होगा। डायनेमिक फ्लूइड बाद में मिलेगा हम लोगों को, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किस पर, स्टैटिक फ्लूइड पर। ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड पर। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद। अब बात करते हैं वापस अपने टॉपिक पर। तो मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि प्रेशर क्या है, कि इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। ये रेशियो है किसका? फोर्स और एरिया का। ठीक है, फोर्स और एरिया का फॉर्मूला क्या है? फोर्स बाय एरिया। अब कुछ चीजें समझना है कि फोर्स कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर यहां से अब कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, जांच लेते हैं कि आपने जो अब तक पढ़ा ये वो कितना सटीक है। ठीक है, कितना सटीक है और कितना एक्यूरेट है और कितना परफेक्ट डेफिनेशन है, उसको हम लोग जांच लेते हैं। बात कर रहे हैं किसकी? प्रेशर की। प्रेशर का ये यहां तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ा। अगर ये है फॉर्मूला, अगर ये, तो प्रेशर को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम प्रेशर को ऐसे लिख सकते हैं? प्रेशर बराबर है फोर्स बाय एरिया। तो P बराबर F वेक्टर बाय A वेक्टर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, ये जो चीजें पढ़ी है इसमें ये भी पढ़ा है कि प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। ये भी पढ़ा है, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो अब हम प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं? F वेक्टर बाई A वेक्टर, दो वेक्टर का डिवीजन या रेशियो, या हम इसको ऐसे लिख दें, या इसमें हम, चूंकि ये स्केलर है तो एज अ वेक्टर से वेक्टर का, वेक्टर के साइन को कट कर दीजिए। क्या ऐसा होता है? क्या नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है। क्या होगा? ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड मालूम चल जाएगा। मॉडुलस लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड मालूम चल जाएगा। दूसरा, प्रेशर बराबर क्या है? फोर्स बाय एरिया। दूसरा क्या है? ये बाय ये। तीसरा है F परपेंडिकुलर बाय A। और चौथा है F परपेंडिकुलर बाय A परपेंडिकुलर। अब बताएं कि फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, तो इसमें क्या क्या हो सकता है? इसका अगर मैं ऑप्शन लिख दूं A, B, C, D, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल। इसमें कौन सा सही जवाब होगा ये बताइए। चूज कर लीजिए, सबके सब हो सकते हैं, या कोई दो हो या कोई तीन हो। मल्टीपल करेक्ट है अगर मान लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए, तब तक मैं वो हिस्सा मिटा देता हूं। थोड़ा इस पर सोच फिक्र कीजिए। BD ये मिटा दें? मिटा दें? वो लिखना है सर। जा तो लिखना था, कल ही बताया तो बता लिख लिए हो ना वैसे। पाइप में घूमेगा तो डायनेमिक हो जाएगा, और बाल्टी लेके दौड़ेंगे तब भी स्टैटिक करेगा। चलो वीडियो है सर, वीडियो। आइए अब बात करते हैं इस पर। सोच लिया आपने, अब देखते हैं आपकी सोच कहाँ किस हद तक सही है। इसका सही जवाब है ओनली सी। इसका सही जवाब है क्या? ओनली सी। तो अब तक इसको थोड़ा क्लियर करते हैं कि ये है तो क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करते हैं कि ये है तो क्या है। अब एक चीज और दिमाग में आपकी बात आई होगी, ठीक है, कि यहां एरिया वेक्टर कैसे हो गया। ठीक है, एरिया वेक्टर। तो पहले इस सॉल्यूशन में ये जो सी है इस पर हम लोग तो चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक टर्म समझ लेते हैं, एरिया वेक्टर। ठीक है,
एक टर्म समझ लेते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है, ये आगे भी काम देने वाला है आपको, बहुत जगहों पर ये काम देगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर है एक्चुअली में तो क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। जैसे होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, मानना क्या है, बोर्ड है ही, अब ये बोर्ड है तो इसके पास एरिया है, इस एरिया के पास डायरेक्शन है या नहीं। तो कुछ चीजें, एरिया बेसिकली है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन कुछ जगहों पर उसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, उसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है और उसके डायरेक्शन के इंपॉर्टेंस होने की वजह से हम उसे वेक्टर मानते हैं। क्या एग्जांपल है उसका, तो देखिए जैसे ये बोर्ड है और इसके पास सरफेस एरिया है, तो अगर ये बोर्ड मैं जमीन पे रख दूं और फिर लिखना पढ़ाना स्टार्ट करूं तो क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। या इसी बोर्ड को मैं ऐसे घुमाऊं ऐसे और ऐसे ऐसे लिखने लगूं तो फिर आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो इसके डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंस है कि इसका बोर्ड, इस बोर्ड का फेस आपकी तरफ होना चाहिए। अगर इस बोर्ड का फेस आपकी तरफ है तो आप क्लियरली देख सकते हैं। तो यहां पर इसके इस फेस के डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। या एक एकदम सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, क्रिकेट में हम लोग क्या करते हैं, बैट से खेलते हैं, तो बैट के पास बेसिकली क्या है, सरफेस एरिया है। अब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, वो क्या करता है, बॉल आया, वो कलाई से अपने इस बैट के सरफेस को प्रोजेक्ट करता है, लेग की तरफ अगर घुमा दिया तो लेग में बॉल चला जाएगा। ऑफ के बॉल को ऑफ में ऐसे फेस, बस बल्ले का फेस दिखाना होता है, ऑफ में चला गया, तो ये सरफेस एरिया, इसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। जिधर ये डायरेक्शन जाएगा बॉल उधर ही जाने वाली। बात समझ में आ रही? तो एरिया बेसिकली है स्केलर क्वांटिटी, लेकिन कुछ जगहों पर इसके डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। इस वजह से हम इसे क्या मान लेते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है? तो एरिया वेक्टर। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। ये जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा, ये जो सबसे छोटा टुकड़ा है, ये कहलाएगा आपका एलिमेंट्री एरिया। इस एलिमेंट्री एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो डीए। एलिमेंट्री एरिया का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डीए। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन होगा, एन कैप से दिखाएंगे, मतलब डीए वेक्टर बराबर होगा डीए मैग्नीट्यूड इनटू एन कैप। ये एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर की कहानी समझ में आई है? ये स्केलर, लेकिन कई जगहों पर इसका डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है, इस वजह से हम इसे वेक्टर कंसीडर करते हैं। तो डीए वेक्टर बराबर हो गया डीए मैग्नीट्यूड और एन कैप इसका एरिया है। और एन कैप ऑलवेज किधर होगा? एन कैप इज ऑलवेज आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड मतलब ये बोर्ड है तो बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर इसका यही होगा। तो ये एरिया वेक्टर है। अब बात करते हैं ये C कैसे है? तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या लिखने को मिलेगा हमें? P बराबर F परपेंडिकुलर बाय एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। किसका फॉर्मूला है? प्रेशर का। अब समझते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला समझने के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। जैसे देखिए, ये किताब है, इस किताब पर, ठीक है, अगर फोर्स में ऐसे लगाऊं एकदम परपेंडिकुलर, ठीक है, एकदम मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, तो इस पर दबाव मैं डाल रहा हूं, तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर कितना होगा? फोर्स जितना मैं लगा रहा हूं वो जितना लग रहा है वो बाई एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये सिंपल है, फोर्स बाई एरिया आप इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स तिरछा लगे इस तरह से, तो अब प्रेशर किससे डिफाइन होगा? तो अब हमें इस फोर्स का दो कंपोनेंट निकालना होगा। एक कंपोनेंट ऐसा आएगा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। अगर ये ऐसे है, इसको थोड़ा फील कीजिए, अगर ये ऐसे है तो इसका दो कंपोनेंट, एक नीचे और एक परपेंडिकुलर। तो
इस वाले कंपोनेंट से तो एरिया डिफाइंड, प्रेशर डिफाइंड होगा नहीं, क्योंकि ये फोर्स इस सरफेस के पैरेलल है। बचा कौन? परपेंडिकुलर वाला। तो फोर्स जो प्रेशर डिफाइन होगा वो किससे होगा? परपेंडिकुलर वाले से होगा। तो इस वजह से जो हम फोर्स लिखेंगे, ठीक है, मतलब जैसे देखिए कि ये अगर कोई, ठीक है, ये हमने फोर्स लगाया ऐसा, ये मान लीजिए एरिया ए है, तो इसमें तो सिंपली प्रेशर कितना है? फोर्स बाई एरिया। लेकिन अगर फोर्स ऐसा लगे और ये मान लेते हैं फोर्स है एफ, तो हम, और ये एरिया अभी भी ए ही है, तो प्रेशर कितना लिखाएगा? अगर ये थीटा है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो प्रेशर क्या लिखिएगा आप? एफ बाई ए, या प्रेशर लिखिएगा आप एफ कॉस थीटा बाई ए, या प्रेशर लिखिएगा आप एफ साइन थीटा बाई ए। कौन सा है जो प्रॉपर्ली प्रेशर को डिफाइन कर रहा है? तो फोर्स बाई ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो इंपैक्ट है वो एंगुलरली इंपैक्ट हो रहा है, तो प्रेशर यहां पर डिफाइन होगा। और एफ कॉस थीटा कौन होगा? इसको अगर हम तोड़ें, इसको अगर तोड़ दिया जाए तो एक आएगा इधर साइन और एक आएगा ऐसे कॉस। तो कॉस वाला तो प्रेशर बनाएगा नहीं, ऐसे प्रेशर थोड़ी लगता है। सरफेस ये है और प्रेशर फोर्स ऐसे लगाए तो प्रेशर तो लगेगा नहीं। प्रेशर को डिफाइन कौन कर रहा है? ये। तो एफ साइन थीटा, तो इसका सही जवाब क्या है? प्रेशर। तो अब यहां जो हमने लिखा हुआ है फॉर्मूला या जो भी डेफिनेशन लिखा है, इसको करेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली प्रेशर होता क्या है? तो प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें, अब प्रेशर को डिफाइन करें तो प्रेशर इज दी रेशियो ऑफ, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ component, perpendicular component, ratio of perpendicular component of force to the area on which it is exerted. ये है प्रेशर का एक्चुअल डेफिनेशन और परफेक्ट डेफिनेशन। तो प्रेशर इज द रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो फाइनली हम इस प्रेशर को ऐसा लिख सकते हैं, और हम कैसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं। और अगर कहीं पर ना ये दे हो या ना ये दिया हो, ना साइन थीटा दिया हो, तो समझ जाना है कि जो फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो प्रेशर का ये जो फॉर्मूला था, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है। आप चूंकि जूनियर क्लास में थे, इस वजह से ये इनकम्प्लीट, तो आपके लेवल के लिए ही ये इतना बताया गया कि फोर्स बाई एरिया होता है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है, रियल डेफिनेशन क्या है कि प्रेशर इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द एरिया ऑन विच इट इज एक्सर्टेड। फॉर्मूला क्या होगा? एफ साइन थीटा या फिर एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया। बात समझ में आ रही? अब बात करते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो इसको पहले आप नोट कीजिए, ये बीच का हिस्सा मैं मिटाऊंगा अभी, एरिया वेक्टर ये सब ये भी मिटाने वाला, तो फटाक से पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको रहने देते हैं कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट मतलब प्रेशर का फॉर्मूला एफ परपेंडिकुलर बाई ए या एफ साइन थीटा बाई ए। ठीक है, ये यहां तक की कहानी हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं आगे, तो कुछ और बेसिक टर्म्स, जैसे कि प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या होगा? तो फोर्स का होता है न्यूटन, मीटर, एरिया का मीटर इनवर्स स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज डाइन
सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर। एक और यूनिट होता है, ठीक है, अदर यूनिट, जिसमें एक और है एसआई यूनिट, SI unit of pressure is also पास्कल। ठीक है, पास्कल होता है, सिंबल होता है इसका PA। तो एक PA बराबर होगा 1 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, यूनिट आ गया। अब एक यूनिट और होता है जिसको बोलते हैं अदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज ATM। ठीक है, क्या होता है ATM बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोगों के ऊपर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा 1 ATM बराबर होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये एक ATM का वैल्यू है जो हम लोगों के ऊपर लगता है। हम लोगों को फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे अंदर ब्लड प्रेशर है, और जो हम लोगों हमारे अंदर जो गैसेस हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे अंदर, जो हम लोग बना रहे हैं, ऑक्सीजन है या जो भी, तो वो भी अंदर से प्रेशर लगाया हुआ है। इस वजह से हमें प्रेशर का फील नहीं होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग हाइट चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल की कमी होने लगती, तो वहां पर हमें ये प्रेशर फील होने लगेगा, फिर आपको सांस लेने में परेशानी होने लगेगी। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं जो आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये है 1 ATM, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर की ये कहानी है। प्रेशर का रियल फॉर्मूला, रियल डेफिनेशन, द रेशियो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स टू द एरिया ऑन विच इट इज एक्सर्टेड। उसके बाद SI यूनिट फॉर्मूला ये हो गया, F परपेंडिकुलर बाई ए, F साइन थीटा बाई ए। उसके बाद हो गया SI यूनिट, CGS यूनिट, पास्कल। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये चीजें हो गई। अब इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये आप देखें सोचकर, 10 टू द पावर 5 बहुत ज्यादा है। वो जो होता है कि एक वैक्यूम वाला जो आता है, जिसको आप ऐसे लगाए और फिर उसको आप उखाड़ने में परेशानी, आप नॉर्मली उस पर फोर्स लगाइए, वो उखड़ेगा नहीं। इस वजह से नहीं उखड़ता है क्योंकि उसके अंदर जैसे ही आपने उसको पंच किया अंदर की तरफ, तो उसके अंदर जितनी भी हवा थी वो निकल गई। अब वो अंदर वैक्यूम बन गया। वैक्यूम बन गया तो अब बाहर से सिर्फ क्या लग रहा है उसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए वो खिंचता नहीं। तो उसका एक ही उपाय, साइड से उसको पकड़िए और हल्का सा उठाइए ताकि हवा उसके अंदर बढ़े। जैसे ही हवा बढ़ेगा वो निकल जाएगा। तो ये बहुत पावरफुल है और बहुत ज्यादा है 1 ATM। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर ऑफ लिक्विड। प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है? अभी जो भी हम लोग कहानी पढ़ेंगे वो सब स्टैटिक फ्लूइड है। प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ लिक्विड में क्या है देखिए। प्रेशर ऑफ लिक्विड में ये मान लेते हैं कि एक कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर का एरिया, ये कंटेनर है, इस कंटेनर का एरिया है A। कंटेनर है, एरिया कितना है A, और इसमें पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, कोई भी लिक्विड इसके अंदर फिल किया हुआ है, मान लेते हैं ये लिक्विड भरा पड़ा है इसके अंदर। ठीक है, लिक्विड भरा पड़ा है। ठीक है, इस लिक्विड भरा पड़ा है। इस लिक्विड का डेंसिटी है रो। लिक्विड का डेंसिटी कितना है? रो। और लिक्विड जो भरा हुआ है वो मान लेते हैं कितने हाइट पर भरा हुआ है? H हाइट पर भरा हुआ है। जमीन से H हाइट,
ठीक है, अब ध्यान से देखें तो इस पे अगर प्रेशर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो प्रेशर का फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आप लोग पढ़े, एफ परपेंडिकुलर बाई ए, एफ परपेंडिकुलर बाई ए, ये प्रेशर का फॉर्मूला है। अच्छा, अब इस पे फोर्स जो लग रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। फोर्स किधर किधर लग रहा होगा? तो एक फोर्स लग रहा होगा इस सरफेस की वजह से, कुछ ऐसा, एक फोर्स कुछ इस सरफेस की वजह से लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा कुछ इस सरफेस की वजह से। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो बचा कौन? तो बचता है ये वाला जो ऊपर से लग रहा है, मतलब ऊपर से, या ये कहिए कि यहां लग रहा है नीचे, जिसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और ठीक ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन, ये नीचे वाला नॉर्मल रिएक्शन। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, मतलब कि एन एन जो येलो वाला नॉर्मल है ये बराबर होगा -n, तो n प्लस n हो जाएगा कितना? 0। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो बचा कौन? ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में आ रहा है ये, ठीक है। वर्टिकल में देखें अगर ध्यान से, वर्टिकल, तो वर्टिकल में ध्यान से देखें तो n किसके बराबर? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। n किसके बराबर? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। तो n बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। तो n बराबर आ गया। अच्छा, मास को कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका डेंसिटी कितना दे रहा है? रो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास बराबर होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां पुट कर देंगे मास की जगह, मास की जगह क्या पुट करेंगे? डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना है? रो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू हाइट h। तो एरिया इंटू हाइट h, और अब डाल दीजिए क्या? g। तो n का वैल्यू निकल गया। अब जब n का वैल्यू निकल गया है तो अब आते हैं वापस प्रेशर पर। तो प्रेशर बराबर होगा F परपेंडिकुलर बाई A, और F परपेंडिकुलर एक्चुअली में क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल बराबर A, नॉर्मल की वैल्यू पुट कर दीजिए, रो ए एच जी बाई A, और एक हो जाएगा ढिचिक। तो कितना आ गया? प्रेशर बराबर आ गया रो एच जी, ये है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। बात समझ में आ रही है? तो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड का फॉर्मूला ये है रो एच जी, ठीक है। अब कुछ टर्म और देख लेते हैं। यहां पर जो प्रेशर होगा इसको कहेंगे प्रेशर आउटसाइड। जो बाहर का प्रेशर है इसको क्या कहेंगे? प्रेशर आउटसाइड। और ये क्या है? प्रेशर इनसाइड, जो कितना है? रो एच जी। तो इस पॉइंट पर अगर इसका नाम दे दे ए, तो टोटल प्रेशर एट ए कितना होगा? टोटल प्रेशर एट ए इज पी टोटल बराबर प्रेशर आउटसाइड प्लस रो एच जी। तो ये टोटल प्रेशर लिखने का फॉर्मूला है। किसी भी पॉइंट पर अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर एटमॉस्फेरिक आउटसाइड का भी प्रेशर है और प्लस इसका भी प्रेशर है, तो वो दोनों जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा पी नॉट प्लस, मतलब पी नॉट पर ये या पी ओ पर ये, कोई भी पर कुछ भी पढ़ सकते हैं, प्रेशर आउटसाइड प्लस इसका। लेकिन यहां पर सिर्फ ये होगा, इस पॉइंट पर वो दोनों होगा, इस पॉइंट पर होगा पी नॉट प्लस
रो एच जी, ये इस पॉइंट पर होगा और इस पॉइंट पर सिर्फ क्या होगा, प्रेशर आउटसाइड। ठीक है, तो हम लोग इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसको फटाक से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पानी भरा, मतलब लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड है, लिक्विड 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 कंटेनर कुछ इस तरह का है। तो आपको बताना है कि यहाँ ए पर, यहाँ बी पर और यहाँ सी पर कितना हाइट, मतलब कि प्रेशर कितना होगा। ठीक है, प्रेशर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, ये मान लीजिए ये लेवल है, ये हो गया कुछ H1, ये मान लेते हैं ये हो गया H, कैपिटल H, और ये मान लीजिए H, ये भी H1 ही मान लो। ठीक है, मान लो H1 या H2, कुछ भी मान लो यार, क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें आपको जवाब देना है। कंटेनर कुछ इस तरह का है, ये 3 पॉइंट है A B C, इस तीनों पॉइंट पर आपको बताना है प्रेशर कितना होगा। ऑप्शन है जितना A पर होगा वो ज्यादा होगा और B और C आपस में इक्वल होगा। दूसरा ऑप्शन है कि B पर ज्यादा होगा और A और C आपस में इक्वल होगा। तीसरा है कि B पर बड़ा होगा, उससे कम होगा A पर और सबसे कम होगा C पर। डी ऑप्शन है कि जितना A पर होगा उतना ही B पर होगा और उतना ही C पर होगा। दिमाग लगाइए, इसको भी मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, दूसरा। दिमाग लगाइए, बोलो। मुझे H1 H और H2 है, हाँ। थोड़ा अंदर ही है ना, कौन सा हाइट ज्यादा है कौन सा छोटा है। मान लो, देख लो ना, H1 बड़ा है, H2 छोटा है, ऐसा कर लो, बड़ा है, H2 छोटा है। C होगा, दिमाग लगाइए। फिर एग्जाम्पल 2, एक कंटेनर है कुछ ऐसा, एक कंटेनर कुछ ऐसा है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा है, लिक्विड H हाइट। ठीक है, ये रहा पॉइंट A। ठीक है, ये रहा पॉइंट A। दूसरा है वही लिक्विड है और इस बार कंटेनर कुछ ऐसा है, कंटेनर कुछ ऐसा है। कंटेनर कुछ ऐसा है, लिक्विड उतना ही है, लिक्विड इतना ही है, पॉइंट यही है A या B मान लो, हाइट दोनों का सेम है H। बताना है आपको कि दोनों का प्रेशर सेम होगा या अलग अलग होगा। ऑप्शन है जितना A के पास होगा उतना ही B के पास होगा, A के पास ज्यादा होगा, B के पास कम होगा, A के पास कम होगा, B के पास ज्यादा होगा। और क्या हो सकता है, और क्या होगा, या कुछ भी नहीं होगा। चलो, नन ऑफ दीज, दो क्वेश्चन। वॉल्यूम किसका ज्यादा, वॉल्यूम किसका ज्यादा। वॉल्यूम से मतलब नहीं है, कंटेनर का डिजाइन चेंज है, डिजाइन की तो वॉल्यूम में चेंज नहीं है, उसके वॉल्यूम से, हमको लिक्विड से मतलब है ना। जितना वॉल्यूम में डिपेंड कर रहा है ना, आपको डेंसिटी जो वो है। डेंसिटी किसका रहता है, लिक्विड का ना कि कंटेनर का। डायरेक्ट 1 डाल देंगे। दो क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। चलिए एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ सॉल्व किया जाएगा। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, कंटेनर कुछ ऐसा है। ठीक है, कंटेनर कुछ ऐसा है। ठीक है, कंटेनर कुछ ऐसा है, लिक्विड भरा पड़ा है इसमें।
लिक्विड लिक्विड, ओहो लिक्विड लिक्विड, ओहो लिक्विड लिक्विड, ओहो लिक्विड 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 लिक्विड, लिक्विड आ गया। यहां जो हाइट है h1 या कुछ भी h, यहां भी वही हाइट है h। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन दे दूं आपको, लिक्विड, दोनों का लिक्विड सेम है, दोनों की डेंसिटी रो है, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम है, हाइट भी सेम है। दिमाग लगाते रहिए, वो तो एक ही कंटेनर है तो लिक्विड तो सेम ही होगा। इसमें भी लिक्विड का जो है वो रो है। ठीक है, ये पॉइंट अब आपको बताना है कि ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पर आपको बताना है कि प्रेशर कितना होगा। इस पॉइंट पर, ये येलो पॉइंट पर बताना है। इसका हाइट है h1, इसको h2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको h2 मान लीजिए, h2, ये भी है h2, और इस क्वेश्चन को इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए, दिमाग लगा लिया, आइए बात करते हैं, इस पर बात करते हैं और बस बात ही करेंगे। चलिए देखते चलिए, इसका सही जवाब होगा डी। सही जवाब क्या होगा इसका? डी। जितना प्रेशर ए पर होगा उतना ही प्रेशर बी पर होगा, उतना ही प्रेशर सी पर होगा। क्यों ऐसा हुआ, इसका अब लॉजिक समझ लेते हैं। दो लॉजिक है। क्या लॉजिक है? पहला लॉजिक देखें, पहला लॉजिक ये है कि अगर इफ प्रेशर डिफरेंस is there, pressure difference is there, the liquid will flow। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, लिक्विड विल फ्लो। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो लिक्विड फ्लो करने लगेगा। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि ए पर ज्यादा है और बी और सी पर कम है, तो ए का प्रेशर ज्यादा है, बी और सी का प्रेशर कम है, तो एक ही कंटेनर में पानी ऐसे फ्लो होने लगेगी। कैसा है? नीचे का तो सतह एकदम फ्लैट। दूसरा, बी पर ज्यादा है और ए और सी, तो दोनों पानी है, दोनों तरफ का पानी ऐसे बीच में आने लगे। ऐसा है? नहीं है। तीसरा क्या है? बी पर ज्यादा होगा, ए पर उससे ज्यादा और सी पर, तो ऐसा होगा कि बी पर ए और सी वाले बी पर जाएंगे, फिर उसके बाद मतलब दोनों कहां आएगा? बी पर। तो ऐसा तो होगा नहीं। बचा कौन? ए, बी और सी। बात समझ में आ रही है? तो पहला लॉजिक ये है कि प्रेशर डिफरेंस होगा नहीं। अगर प्रेशर डिफरेंस होगा तो वो फ्लो करने लगेगा, लेकिन एक ही कंटेनर में आप पानी डालिए और वो अंदर ही फ्लो होने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो प्रेशर डिफरेंस है नहीं, मतलब सब जगह प्रेशर कैसा होगा? सेम होगा। अब बच्चा सब कहेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, कुछ और क्लियर कीजिए। तो क्लियर ये किया जाएगा कि आप जानते हैं कि सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। एनएलएम में आपने पढ़ा है कि सरफेस क्या करता है? नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। तो ये भी नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा लगाएगा, ये भी नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा लगाएगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को अगर आप तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट मिलेगा, एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये नॉर्मल का जो कंपोनेंट है ये इन्वॉल्व होता है और पूरे लिक्विड को बैलेंस कर देता है। मतलब दूसरा लॉजिक ये है कि नॉर्मल का जो कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट बैलेंस कर देता है। इस वजह से सब जगह का प्रेशर सेम हो जाएगा, भले ही उसका शेप साइज कुछ भी हो। तो पहले का जवाब ये, दो लॉजिक। पहला, डिफरेंस होगा नहीं, डिफरेंस होगा तो फ्लो करने लगेगा, तो ऐसा है नहीं कि फ्लो कर रहा है कहीं से कहीं। दूसरी चीज कि नॉर्मल कंपोनेंट क्या करता है, कंटेनर का सबको ऐसा ओरिएंटेड होता है, ऐसा अरेंज करता है खुद को कि वो पूरे सिस्टम को क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। इसलिए सब जगह का प्रेशर कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा एग्जांपल ये है कि एग्जांपल 2 में एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर कुछ इस तरह का है, तो दोनों में प्रेशर सेम होगा या अलग अलग? अभी जस्ट हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा है। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है रो एच जी। टोटल अगर निकालेंगे तो इसमें बस प्रेशर आउटसाइड आपको जोड़ देना है, प्रेशर आउटसाइड
और प्लस रो एच जी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो दोनों में जो प्रेशर होगा वो दोनों यहां पर और यहां पर, दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है, तो दोनों का रो एच जी क्या होगा, सेम होगा। और आउटसाइड अगर दें तो दोनों के पास प्रेशर कैसा होगा, सेम होगा, तो इसका भी सही जवाब क्या है, ए, ठीक है। प्रेशर दोनों का सेम होगा। क्यों, इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि इसका लॉजिक है कि कंटेनर के शेप साइज से लेना देना नहीं है, कंटेनर के शेप साइज से मतलब नहीं है, शेप साइज से मतलब नहीं है, प्रेशर सब जगह सेम होगा। क्योंकि प्रेशर में कौन कौन आता है, रो एच जी, रो डेंसिटी है किसका, लिक्विड का, ना कि कंटेनर का, एच हाइट और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात करते हैं इस पर बात करते हैं, चलिए इस पर बात करी जाए, सॉल्यूशन इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। बनाना कोई मुद्दा नहीं है, एकदम आसान है। सबसे पहले आप वहां का प्रेशर लिखिए जहां का प्रेशर आपको मालूम है, वहां से चलते हैं। और प्रेशर चेंज होगा वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में प्रेशर चेंज नहीं होता है। अगर हॉरिजॉन्टल में प्रेशर चेंज होगा तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा तो पानी हॉरिजॉन्टली फ्लो होने लगेगा। तो यहां पर याद रखिए हम लोग स्टैटिक कंडीशन पढ़ रहे हैं और हॉरिजॉन्टल में कोई मूवमेंट नहीं होने वाला, तो बचा कौन, वर्टिकल। तो वर्टिकल के लिए काम करते हैं, ठीक है, वर्टिकल के लिए काम करेंगे। हॉरिजॉन्टल में कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल सब जगह क्या है, प्रेशर सेम है। लेकिन वर्टिकल में बात करें तो वर्टिकल में हाइट का डिफरेंस है, इसलिए सब जगह प्रेशर अलग अलग होगा। तो यहां पर सबसे पहले यहां की बात करें, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, इसका कुछ नेमिंग दे देते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, ये ठीक है, देखिए ये समझ में आ रहा है ना जी, ठीक है। पॉइंट डाल दिए, ये फिर ये पॉइंट। अब देखिए इसका कुछ, इसका नेमिंग डाल देते हैं। ये है 1 2 3 4 5। हमको 5वें पॉइंट पर मालूम करना है कि प्रेशर कितना है। तो आइए काम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 पर प्रेशर कितना होगा, एट 1 पर प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड। यहां पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड। यहां पर सिर्फ प्रेशर कितना होगा, प्रेशर ड्यू टू आउटसाइड। अब नीचे आते हैं, यहां पर आए 2 पर। 2 पर प्रेशर कितना होगा, तो 2 पर प्रेशर होगा प्रेशर आउटसाइड प्लस प्रेशर ड्यू टू ये, तो ये हो जाएगा रो H2G। सेम लेवल पर है 2 और 3, तो जो प्रेशर यहां वही प्रेशर यहां, क्योंकि लेवल उसका सेम है। तो यहां पर भी प्रेशर यही होगा, रो H2G। नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर घटेगा। याद रखिए, नीचे आने पर प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाने पर प्रेशर घटेगा। अब यहां से यहां पहुंचे, इस पॉइंट का कितना होगा, तो इस पॉइंट का होगा P0 प्लस, ठीक है, इस पॉइंट का होगा P0 प्लस रो H2G, ठीक है, रो H2G। चूंकि ऊपर गए, कितना है ऊपर गए, H1, तो हो जाएगा माइनस रो H1G। ये प्रेशर कहां का है, ये प्रेशर कहां का है, 4 का, एट 4। तो जो प्रेशर 4 पर वही प्रेशर 5 पर, तो एट 5 भी कितना हो गया, P0 प्लस रो H2G माइनस रो H1G। ये प्रेशर आ गया कहां पर, 5 पर। अब आप वापस जाकर यहां P0 था, यहां भी P0 मिल जाएगा। यहां से नीचे आइए, नीचे आइएगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो इतना जोड़ेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, टर्म कैंसिल हो गया तो बच गया ये। फिर ये ऊपर जाएंगे तो घटेगा तो फिर इतना घटाएंगे तो कितना बच गया, P0। तो ये एग्जांपल, ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपने क्लियर कर लिया है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, यहां पर आप नोट कर सकते हैं HW। इसे आप घर पर सॉल्व करें। क्वेश्चन ये है कि दोनों लिक्विड है, ये कंटेनर है U ट्यूब,
जिस पर आप देख रहे हैं वो नहीं, ये एक अलग YouTube है। इस YouTube में एक चैनल लगा हुआ है, ये चैनल येलो कलर का जो है ये चैनल लगा हुआ है। इधर एक लिक्विड है एल हाइट पर और इधर भी एक लिक्विड है एल हाइट पर, दोनों की हाइट सेम है। इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी है रो और इधर वाले लिक्विड की डेंसिटी है 2 रो। अगर ये चैनल मैं हटा दूं, और दोनों इमिसिबल लिक्विड है मतलब मिलेगा नहीं, तो अगर इस चैनल को मैं रिमूव कर दूं तो क्या होगा, और जब होगा वो आपको बताना है कि क्या होगा, और आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, फाइंड एक्सप्रेशन। तो इस पर दिमाग लगाइए फिलहाल, और इसका आंसर इसके नेक्स्ट लेक्चर में है, और इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, करेंगे क्या है इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।